जी हाँ, तो क्या हटाए जा रहे दो बड़े जज, क्योंकि सांप्रदायिक जज देश के लिए हैं बड़ा खतरा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक जज देश के लिए खतरा है? हाल के दिनों में जिन दो जजों को लेकर के सवाल पूर्ण रूप से उठे, क्या वो दोनों ही जज देश के लिए खतरा है? अगर वो दोनों ही देश के लिए खतरा हैं, तो फिर अब तक वो हाई कोर्ट में कर क्या रहे हैं? अब तक उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं पूरी की गई? आखिर सरकार जिस बात को लेकर के कह रही है कि हम कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, वो इतनी धीमी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों दर्शा दिया कि संविधान से नीचे सभी हैं? और ऐसे में राहुल ये क्यों बार बार पूछ रहे हैं कि साहब क्या ऐसे ही चलेगा देश? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। आपके संज्ञान में दो मामला लाना चाहूंगा। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर का, जिसने मुस्लिमों के खिलाफ बयान दिया जिस पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का, जिसके यहाँ बेअथा नोटों के गड्ढियां मिले। इन दो मामलों से आप समझ सकते हैं कि दोस्तों पर्दे के पीछे क्या क्या चलता है जुडिशरी में। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जिस समाज में इंसाफ नहीं, उस समाज से आतंक भय कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, बल्कि नाइंसाफी ही दरअसल बुनियाद है आतंक और भय की। दोस्तों, अदालतों पर भरोसे, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को लेकर इन दिनों जमकर चर्चाएं, पूरे देश में चर्चाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े हैं। बीते मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जिस अंदाज में फायर विभाग को जले हुए नोट के बंडल मिले, लोगों के मन में सवाल था, अगर एक जज के घर में ऐसे नोटों की गड्ढियां बेअथा मिलेंगी तो फिर न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा होगा कैसे? अब सरकार विपक्ष के साथ मिलकर के जस्टिस वर्मा के खिलाफ उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया पर काम करती हुई दिखाई देती है। होगा कितना, कब होगा, देखना अहम होगा। दूसरा मामला आपको याद होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव। 8 दिसंबर 2024 जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए एक बात कही। संविधान को शर्मसार कर देने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस शेखर ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि देश बहुसंख्यकों की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। बड़े आश्चर्य की बात है, संवैधानिक न्यायालय का न्यायाधीश ये जानकारी भी नहीं रखता कि देश न संसद से चलता है, न न्यायपालिका से। देश न बहुसंख्यक चलाते हैं, न ही अल्पसंख्यक चलाते हैं। देश चलाता है और देश चलता है तो संविधान से चलता है। क्या जज साहब को यह जानकारी नहीं थी कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार की गई? संविधान को बने 75 साल हुए। एक जज इस देश में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक करना चाहता है। दोस्तों, संविधान का मनमाना व्याख्या, संविधान के बारे में एक्सप्लेन करना अपने तरीके से यह अधिकार किसी को नहीं है। संविधान जिस तरीके से है, उसकी व्याख्या जैसे की गई है, जैसे है, उसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो जज हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, देश के प्रधानमंत्री हो, या देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। दोस्तों, जस्टिस यादव के संज्ञान में मैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में सुनाया गया एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। आयरलैंड का उदाहरण देते हुए अंबेडकर ने कहा कि आयरलैंड के विभाजन को रोकने के लिए हुई बातचीत के इतिहास में रेडमंड ने कार्सन से कहा कि प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी सुरक्षा चाहते हो तो मांग लो, लेकिन हमें एक संयुक्त आयरलैंड दे दो। इस पर कार्सन का उत्तर था, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी जाए भाड़ में, हम तुमसे शासित नहीं होना चाहते। अब दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में किसी भी अल्पसंख्यक ने ऐसा रुख कभी नहीं अपनाया। उन्होंने बहुसंख्यकों के शासन को निष्ठापूर्वक स्वीकार भी किया है, जैसा कि चलता दिख रहा है कई मौकों पर, जो मूल रूप से राजनीतिक बहुमत नहीं बल्कि सांप्रदायिक बहुमत है। अब ये बहुसंख्यक समुदाय का कर्तव्य है कि अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं कि वो भेदभाव ना लगे। अब दोस्तों, समस्या यह है कि ये बात किसी आम नागरिक ने नहीं बल्कि एक संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश ने कही।
एक ऐसे पद पर जिसकी आलोचना करते समय मुझे धीरज से काम लेना होगा, क्योंकि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा प्रभावित होती है। लेकिन जो जज दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाकर भारत की एकता और अखंडता पर चोट कर रहा हो, दायरे में रहकर उसकी आलोचना की जा सकती है और की जानी भी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अरुंधति राय 2002 के मामले में कह चुका है कि निष्पक्ष आलोचना जो तथ्यों पर आधारित हो और सार्वजनिक हित में हो, अवमानना नहीं मानी जाएगी। लोग ये कहते हैं ना कि कोर्ट पर सवाल मत उठाइए। कोर्ट पर सवाल उसके मंशा पर नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक मामले में साल 2002 के अरुंधति राय के मामले में कहा कि निष्पक्ष आलोचना जो तथ्यों पर, फैक्ट्स पर आधारित हो, सार्वजनिक हित में भी हो, अवमानना नहीं मानी जाएगी। जज के रूप में कोर्ट परिसर में इस तरह की भाषा जस्टिस यादव उनके पद से हटाए जाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन अगर अभी भी संदेह है तो उनका आगे का भाषण भी सुनना चाहिए। 8 दिसंबर को जस्टिस यादव ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए आगे कहा था, आपका यानी कि मुसलमानों का बच्चा सहनशीलता और दयालुता कैसे सीखेगा जब आप उनके सामने पशुओं का वध करते हैं। इसके अलावा जस्टिस शेखर ने कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि मुस्लिम बच्चों से सहनशील और उदार होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो छोटी उम्र से ही हिंसा, पशुओं के वध के संपर्क में आते हैं। ये भाषा एक धर्म के प्रति उनके भीतर भरे हुए जहर को उजागर करता है। ये इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि संविधान की शपथ लेने के बावजूद जस्टिस यादव जज बनने के पहले अपने अस्तित्व को साथ लेकर चल रहे हैं, जबकि शपथ के बाद उन्हें संविधान का सजग प्रहरी होना चाहिए था, ना कि हिंदू धर्म का। लेकिन दोस्तों, शायद उन्होंने जज होने से पहले हिंदू होना बेहतर समझा। उनकी यही समझ उन्हें घोर अवैज्ञानिकता की ओर ले जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामले में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। यह सर्वविवादित है कि एक अफवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अपनी अवैज्ञानिकता को संवैधानिक मंच पर ले जाने के लिए भी जस्टिस यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। यही कारण है कि अब उनके मुंह से देश को तोड़ने वाली, विभाजन करने वाली, शांति खत्म करने वाली भाषा निकल रही है। जैसे यादव की इस सांप्रदायिक टिप्पणी पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और उनसे जवाब मांगा गया। 17 दिसंबर 2024 को जस्टिस शेखर कॉलेजियम के सामने पेश भी हुए थे, अपना पक्ष भी रखा था। कॉलेजियम के सामने माफ़ी मांगने को तैयार भी हुए, लेकिन तत्कालीन सीजेआई खन्ना चाहते थे कि जस्टिस शेखर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, लेकिन जस्टिस शेखर तैयार नहीं हुए। दोस्तों, शायद उन्हें अपने व्याख्यान पर गर्व हो रहा होगा, लेकिन यह व्याख्यान कोई बौद्धिक संभाषण नहीं था, बल्कि एक सांप्रदायिक प्रलाप था जिसने जस्टिस यादव के भीतर के कट्टर हिंदू को बाहर ला करके खड़ा कर दिया था। दोस्तों, जस्टिस यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आंतरिक जांच शुरू है। इसके अलावा 55 विपक्षी सांसदों ने जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग नोटिस दाखिल किया था, जिसमें उनके बयानों को नफरत फैलाने वाला, सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने वाला बताया गया। लेकिन सरकार शायद कुछ और सोचती रही। राज्यसभा के सचिवालय से सुप्रीम कोर्ट पत्र भेजा गया, जिसमें जस्टिस यादव के खिलाफ चल रही आंतरिक जांच को लेकर आपत्ति की गई। राज्यसभा के सभापति को इस बात से आपत्ति थी कि आखिर जस्टिस यादव के खिलाफ आंतरिक जांच क्यों चल रही है। उनका तर्क था कि जब उन्हें हटाने की प्रक्रिया संसद में लंबित है तो ये जांच क्यों। यह प्रश्न वाजिब लग सकता है, लेकिन असल में प्रश्न की नीयत ठीक नहीं है। असल सवाल यही है कि जस्टिस शेखर के खिलाफ महीनों से दिए गए नोटिस पर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। नियमों कानूनों की इतनी फिक्र सिर्फ जस्टिस या शेखर के पक्ष में ही क्यों है? इस चिंता को जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ क्यों नहीं ले जाया गया? उनकी आंतरिक जांच पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? धनखड़ तो यहां तक चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ में एफआईआर हो, लेकिन यह सब उन्हें जस्टिस शेखर के मामले में नहीं दिखा। जबकि तथ्य है किसी रविंद्र चंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति एम भट्टाचार्य 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है, आंतरिक जांच एक वैध प्रक्रिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124(4) 217 के अंतर्गत ही हटाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां न्यायाधीश का आचरण
महाभियोग की श्रेणी में नहीं आता है, पर न्यायिक गरिमा को ठेस पहुंचाता है और ऐसे मामले में आंतरिक जांच करवाई जा सकती है। शायद पिछले चीफ जस्टिस खन्ना सरकार के साथ में इस मामले में टकराव नहीं चाहते रहे होंगे, इसलिए जस्टिस यादव के शेखर के खिलाफ आंतरिक जांच बंद कर दी गई। यह भी सोच है कि आंतरिक जांच में जस्टिस शेखर को दोषी पाए जाने की संभावना ज्यादा होती। संसद द्वारा पद से हटाए जाने के लिए सरकार का समर्थन जरूरी है और जस्टिस शेखर के अल्पसंख्यक विरोधी रुख को लेकर सरकार शायद ही उनके खिलाफ कार्रवाई में भाग लेती। अब इस मामले का राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से रुख लिया, जिनके खुद के ऊपर पद से हटाए जाने का 55 सांसदों का नोटिस पिछले 6 महीने से धुला रखा है, वही धनखड़ जिन्हें अब तक के सबसे महान फैसले केशवानंद भारती से घोर असहमति है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 इस्तेमाल करने पर असहमति है, वो एक वृद्ध नजरिए से देखते हैं तो पता चले अगर कि ये न्याय के प्रशासन और संविधान का नहीं बल्कि एक विचार विशेष को पूरे देश में थोपने का काम है। बीजेपी और आरएसएस नेताओं से पटी पड़ी है, जिन्हें लगता है मुसलमानों को मूल अधिकार में अलग से संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार के चहेते और झूठी सामग्री फैलाने में माहिर गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को ही ले लीजिए, देख लीजिए। उन्हें लगता है कि मुसलमानों को संविधान में अलग से अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिन्होंने संविधान बनाया डॉक्टर अंबेडकर, उनका कहना है कि जहां तक मेरी अपनी बात है, मुझे कोई संदेह नहीं कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों को लिए जो संरक्षण प्रदान किए वो बिल्कुल समझदारी और दूरदर्शिता से किए गए हैं। अब आप सोचिए कि कई बार किस तरीके के जाहिल अंधभक्तों की तरफ से बातें की जाती हैं कि किस अंदाज में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान कई मौकों पर देखने को मिलता है। अब इन अंधभक्तों को कौन समझाए कि संवैधानिक प्रक्रिया में इस तरीके की प्रक्रिया रखी गई है। दोस्तों, एक तरफ ऐसे जज जिन पर आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला, तो दूसरी तरफ एक ऐसे जज जिन पर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने, नफरत फैलाने, सौहार्द बिगाड़ने, राष्ट्रीय एकता के प्रवाह को बाधित करने का आरोप है। दोनों ही सजा योग्य हैं, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा घातक है? यह ऐसा समय है जब भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट लगी हुई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी ये जानते हैं भारत में चल रहे अल्पसंख्यक विरोधी अभियान से वो फायदा उठा सकते हैं। भारत को अपना पक्ष रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सभी धर्म एक साथ हैं, सभी धर्मों के लोगों के दल को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुनिया भर में भेजा गया। इसके बावजूद देश के भीतर चल रहे अल्पसंख्यक विरोधी अभियान पर रोक लगाई नहीं जा रही। ये देश को भीतर से तोड़ने का काम कर रहा है। अगर जस्टिस शेखर जैसों को छोड़ दिया गया तो ये संदेश स्पष्ट हो जाएगा कि भारत बहुसंख्यकवादी शासन की घोषणा कर चुका है। ये ठीक नहीं होगा। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि ये सच है, हमारे कानून में ऐसा नियम है कि सभी प्रश्न बहुसंख्यकों द्वारा तय किए जाएंगे, लेकिन मैं आपसे इस सिद्धांत के प्रति बहुत सावधान रहने के लिए कहूँगा। यह हमारे पास सबसे खतरनाक सिद्धांतों में से है। बहुसंख्यक शासन को केवल सुविधा के लिए स्वीकार किया गया, लेकिन भावना के लिए इस सिद्धांत का बहुत अधिक उपयोग नहीं करे। यह संदेश कि भारत अपनी न्यायपालिका में ऐसे जजेस को बर्दाश्त नहीं करेगा जो किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व बनकर बैठते हैं। जस्टिस शेखर का व्याख्यान आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के मुखपत्र सरीखा था। दोनों संगठन और इनका कैडर धरातल में जिस अल्पसंख्यक विरोधी हवा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जस्टिस यादव ने उस हवा को वैधानिकता प्रदान कर दी। तो फिर ऐसे में क्या कहा जा रहा है? इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है जज साहब को उनके पद से हटाया जाना। न्यायपालिका किसी भी हालत में सांप्रदायिक ताकतों को मंच प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंतिम संस्थान है जहां से भारत की अखंडता अक्षुण्णता रखी जा सकती है। जस्टिस शेखर ने सिर्फ न्यायपालिका का मान नहीं गिराया, बल्कि उनकी भाषा में दशकों से चली आ रही भारतीय एकता के प्रवाह को रोकने की कोशिश की। जस्टिस शेखर के धार्मिक आस्था न्याय प्रशासन में बाधा बनी रही। जस्टिस शेखर केशवानंद भारती 1973 में तय की गई सार्वभौमिक संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ जाकर खड़े हैं। उनके दिए गए व्याख्यान के बाद में कायदे से हर उस आदेश की समीक्षा होनी चाहिए जिसमें कोई एक मुस्लिम पक्ष शामिल रहा हो। उनका व्याख्यान उनकी सोच दर्शाता है। यह भी माना जाना चाहिए कि वो देश के करोड़ों अल्पसंख्यकों के लिए न्याय करने में अक्षम है। इसे संविधान और न्याय को संरक्षित करने के रूप में देखा जाना चाहिए और किसी भी हाल में
न्यायपालिका बनाम संसद की लड़ाई नहीं बनने देना चाहिए। अब ऐसे में इंतजार होगा कि आखिर इन दोनों जजेस के खिलाफ, एक जिस पर करप्शन के चार्जेस, एक जिस पर करप्शन के आरोप, जिनके यहाँ नोटों के बंडल मिले, दूसरा जो कि देश को तोड़ने वाला सांप्रदायिक बयान देता है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। आपको वीडियो कैसा लगा? अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।